लगातार राजनीति करवट बदल रही है। लगातार उम्मीदवारों को लेकर नए नए कसीदे अपने अपने तरीके से हर राजनीतिक दल गढ़ना चाहता है। लेकिन इस देश में उन कद्दावर नेताओं का क्या होगा जिन कद्दावर नेताओं के सामने अक्सर जो खड़ा होता है वो बौना साबित होता है। दरअसल आज दस्तक में इस बात को टटोलने की कोशिश की जाएगी, कद्दावर नेता के खिलाफ कोई कद्दावर खड़ा क्यों नहीं होता है और कद्दावर के सामने शहीद होकर लाबालाब की स्थिति चाहता कौन है। बात सबकी होगी, इसलिए इस बात को लेकर कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण चली है कि हीरोपंथी इसलिए चेहरे तीन हैं। तीन पार्टियों के ये चेहरे नहीं है बल्कि दो पार्टियों के हैं। दो चेहरे आम आदमी पार्टी के, एक बीजेपी का। ये क्यों हीरोपंथी कहने की जरूरत है, तो आइए जरा शुरुआत आज इसी से करते हैं। कोई सेफ सीट नहीं होती, हर चीज चैलेंजिंग होती है और जाकर सबको वहां परिश्रम करना पड़ता है। अब कल से आप देख रहे हैं मैं नहीं आया हूं, चुपचाप तो बैठा नहीं। बहुत सारे हमने यहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का भी जाल बिछाया। सोच क्या है कि हम अमेठी को बाकी दुनिया से जोड़े, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। दरअसल देश में बहुत चीजें बदल गई हैं। हमें लगा कि जावेद जाफरी चुनाव मैदान में कूद रहे हैं तो उनकी पहली फिल्म का वो हिस्सा आपको दिखा दिया गया और इन सब के बीच कभी बहू के तौर पर पहचाने जाने वाली स्मृति ईरानी अमेठी का रास्ता नापने को तैयार है। ऐलान देर रात तक हो जाएगा, इसलिए लगा उस पहले चेहरे को भी दिखा दिया जाए। लेकिन इस दौर में हर किसी के जहन में एक सवाल बार बार है कि आखिर ऐसा क्या है अमेठी, रायबरेली और बनारस, कौन चुनौती किसे दे रहा है। और इसमें लखनऊ भी जुड़ गया, इसमें आजमगढ़ भी जोड़ दीजिए। अब जरा समझने की कोशिश कीजिए कि कौन सी मशक्कत 2014 के चुनाव में कद्दावर नेताओं को लेकर किस रूप में की जा रही है। रिपोर्ट देखिए। 1977 में देश में सबसे कद्दावर नेता इंदिरा गांधी को राजनारायण ने जब हराया तो देश में पहली बार मैसेज यही गया कि जनता ने इंदिरा गांधी को हरा दिया। लेकिन राजनारायण उस वक्त शहीद होने के लिए इंदिरा गांधी के सामने खड़े नहीं हुए, बल्कि इमरजेंसी के बाद जनता के मिजाज को राजनारायण ने समझ लिया था। इसीलिए 71 में हारने के बाद दोबारा 77 में इंदिरा के सामने थे। लेकिन इंदिरा उस वक्त भी जनता की नब्ज को पकड़ नहीं पाई और 52,000 वोट से हार गई। तो क्या 2014 के चुनाव में जनता की नब्ज को हर किसी ने पकड़ लिया है, इसीलिए कद्दावर नेताओं के खिलाफ कोई शहीद होने को तैयार नहीं, या फिर जिसने जनता की नब्ज पकड़ ली है वो कद्दावर के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरने को तैयार है। दरअसल ये सारे सवाल अब के दौर में 5 नेताओं को लेकर है। राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी, राजनाथ और मुलायम सिंह यादव। ध्यान दे तो हर नेता का अपना कद है, अपनी पहचान है, लेकिन पहली बार इन 5 नेताओं के खिलाफ कौन सा राजनीतिक दल किसे मैदान में उतार रहा है, नजरें हर किसी की इसी पर है। यानी कद्दावर नेता के खिलाफ कद्दावर नेता चुनाव मैदान में उतरेंगे या कद्दावर के सामने कोई नेता शहीद होना नहीं चाहता, इसीलिए कद्दावर हमेशा कद्दावर ही नजर आता है। 2014 का मैसेज क्या यही है? और ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी ने स्मृति ईरानी को उतारने का मन बना लिया है, जो एक लिहाज से कलाकार भी है। मोदी के खिलाफ कांग्रेस ने अभी तक किसी कद्दावर के नाम का ऐलान नहीं किया है और कांग्रेस के भीतर हड़कंप मची है कि मैं उतरूंगा या तुम उतरोगे। सोनिया गांधी के खिलाफ भी बीजेपी ने खामोशी बरती है। राजनाथ के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने जावेद जाफरी को उतारकर लखनवी परंपरा को ही बदल दिया है। वहीं मुलायम सिंह यादव के खिलाफ कांग्रेस और बीजेपी अभी तक खामोश है। तो क्या पहली बार कद्दावर नेताओं को घेरने के लिए उम्मीदवारों के ऐलान में देरी इसलिए हो रही है कि सियासी जोड़तोड़ होता चला जाए या फिर बनता चला जाए, या फिर कद्दावर की साख बची रहे, बनी रहे, या फिर उसे घेरा जा रहा है? ये सारे सवाल हैं और ये सारे सवाल इसलिए बड़े हैं क्योंकि राहुल गांधी के खिलाफ स्मृति ईरानी के लड़ने का मतलब है बीजेपी में ऐसा कोई नेता नहीं जो ताल ठोक कर राहुल गांधी को चुनौती दे दे, क्योंकि स्मृति ईरानी को उतारने का मतलब है लाबालाब की स्थिति। अगर वो हारती हैं तो भी लाभ है, क्योंकि स्मृति फिलहाल राज्यसभा की सदस्य हैं और चुनाव हार जाती हैं
तो राज्यसभा की सीट बरकरार रहेगी और चुनाव राहुल गांधी के खिलाफ वो लड़ रही हैं तो प्रचार मिलेगा ही। और राहुल गांधी के लिए स्मृति ईरानी का लड़ना फायदेमंद भी साबित होगा, क्योंकि स्मृति की पहचान कहीं ना कहीं टीवी सीरियल कलाकार से जुड़ी है। और अमेठी में ताल ठोक रहे आम आदमी पार्टी के कुमार विश्वास मंचीय कवि हैं, तो झटके में राहुल बनाम कलाकार अदाकार का केंद्र अमेठी हो गया। यानी अमेठी 77 वाले हालात से दूर है, जब गांधी परिवार के सबसे ताकतवर बेटे संजय गांधी अमेठी में चुनाव हारे थे। लेकिन उस वक्त भी संजय गांधी के खिलाफ खड़े उम्मीदवार को कोई नहीं जानता था, उल्टे फैसला जनता ने दिया था। लेकिन 2014 में हालात उलट है और यही हालात बाकी कद्दावर नेताओं को लेकर भी है। दरअसल जनादेश या कहें जनता का फैसला बड़े बड़े राजनीतिक नब्ज को टटोलने वालों को डिगा देता है और ये बात बार बार साबित भी हुई है। लेकिन क्या 2014 में जिसकी लहर है, जिस लहर पे जो सवार है, वो ऐसा नहीं सोचते हैं? 6 चेहरे हम आपको दिखलाते हैं। इस हीरोपंथी में 6 चेहरे, जरा समझने की कोशिश कीजिए। एक एक करके चेहरे आएंगे, क्योंकि लड़ रहे हैं विनोद खन्ना से लेकर मनोज तिवारी, शत्रुघ्न सिन्हा, हेमा मालिनी, किरण खेर। दरअसल विनोद खन्ना भी पंजाब से चुनाव लड़े, शत्रुघ्न सिन्हा पटना साहिब में, हेमा मालिनी मथुरा में, किरण खेर चंडीगढ़ से, मनोज तिवारी दिल्ली से आ गए हैं नॉर्थ ईस्ट में, और परेश रावल तो अहमदाबाद ईस्ट से चुनाव लड़ रहे हैं। ये सारी परिस्थिति बतलाती है कि बीजेपी कहीं ना कहीं लोकप्रिय चेहरों को सामने रखना चाहती है। लेकिन अब जरा समझने की कोशिश कीजिए, ये लोकप्रिय चेहरे किसी राष्ट्रीय राजनीतिक दल के उम्मीदवार बने, ये बड़ी त्रासदी है, या एक दूसरी त्रासदी हम आपको दिखलाते हैं, पहले सुनाते हैं। एक कहता है मुझे हिंदी आती तो मैं बनारस चला जाता, दूसरा कहता है जी नहीं, मैं बहादुर शाह जफर के दौर को जरा समझते हुए बनारस की संस्कृति और उसके मिजाज से मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहता हूं, कोई तीसरा कुछ कह रहा है। ये बड़ी त्रासदी है, जरा सुन लीजिए इनकी बात। See, I wish I could contest, but I do not speak Hindi. I cannot campaign in Hindi, and I'm sure Mr. Narendra Modi would not like to contest. गजब है, बनारस को लेकर अलग अलग व्याख्याएं हो रही हैं। व्याख्या वैसे इतिहास के पन्नों को टटोलिएगा तो मिल जाएगा। गालिब ने भी बनारस का जिक्र किया, कबीर ने भी रचा, भारतेंदु ने भी अपने नाटकों में जिक्र किया। लेकिन चूंकि अब सियासी मैदान की बात हो रही है, तो आइए आपको जरा बनारस लिए चलते हैं समझने बूझने के लिए मोदी का मतलब वहाँ क्या है, और दिल्ली से मोदी को जो बनारस में देखा जा रहा है इसका मतलब क्या है। मोदी बनारस में मोदी से ही लड़ रहे हैं। मोदी का कद बीजेपी से बड़ा है। मोदी पीएम पद के उम्मीदवार हैं। 2014 में सरकार बीजेपी की नहीं, मोदी की बननी है। सोमनाथ से बाबा विश्वनाथ के दरवाजे में मोदी यूं ही दस्तक देने नहीं पहुंचे हैं। दरअसल ये सारे जुमले मोदी को मोदी से ही लड़ा रहे हैं, इसीलिए संत भी नाराज हैं। हर हर महादेव के नारे में से महादेव शब्द को हटा करके मोदी को रखा गया था। लोग कहते हैं कि मोदी जी को जब कहा गया तो मोदी जी ने इसको हटवा दिया, लेकिन साथ ही साथ मोदी जी ने यह भी कहा कि मैं अपने समर्थकों की भावनाओं का आदर करता हूं। महादेव जी मजाक बने, अब देवी माता मजाक बन रही हैं। और शायद नाराजगी की वजह से ही अब हर किसी को इंतजार है कि कांग्रेस मैदान में उतारेगी किसे। नजरें हर किसी की इसी पर है। दिग्विजय सिंह, आनंद शर्मा, प्रमोद तिवारी, राशिद अल्वी, पी चिदम्बरम, अभी तक जिस तरीके से कांग्रेस के इन 5 नेताओं ने मोदी को चुनौती देने के लिए अपने नाम आगे किए और कांग्रेस हाईकमान ने कोई गर्मजोशी नहीं दिखाई, उससे अब नए संकेत उभरने लगे हैं कि मोदी को घेरने के लिए क्या हर राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार को उतारने से बनारस में बच रहा है। क्योंकि मोदी के खिलाफ केजरीवाल चुनाव लड़ने की मुनादी पहले ही कर चुके हैं, और ऐसे हालात में वोट बिखरे या फिर वोट नहीं बिखरे, इस पर खास ध्यान हर राजनीतिक दल देने लगा है। क्योंकि मोदी अगर यूपी में मुद्दा बन जाते हैं और उसी को ध्यान में हर राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार को बनारस में उतारता है या नहीं उतारता है, तो फिर लाभ उसे दूसरी जगहों पर मिल सकता है। वैसे बनारस में जितनी तादाद ब्राह्मणों की है उतनी ही मुसलमानों की है। तकरीबन 2.5 से 3 लाख वोटरों की तादाद दोनों की है। पटेल 1.5 लाख तो यादव यहाँ पर 1 लाख है, और जायसवाल तकरीबन 1.25 लाख। मारवाड़ियों की तादाद भी 40,000 है। इसके अलावे मराठी, गुजराती, तमिल, बंगाली, सिख और राजस्थानियों को मिला दिया जाए तो इनकी तादाद भी 1.5 लाख से ऊपर की है। तो 16 लाख वोटरों वाले काशी में मोदी के शंखनाद की आवाज को खामोश तभी किया जा सकता है जब जाति और धर्म के समीकरण आपस में मिल जाएं
और ये तभी संभव है जब मुलायम मायावती एक तरीके से सोचने लगे और कांग्रेस मोदी को ही मुद्दा बनाकर केजरीवाल की परछाई बन जाए। असल में कांग्रेस की खामोशी या उम्मीदवार खड़ा करने को लेकर देरी इसके संकेत देने लगी है कि वोटों के समीकरण और मोदी की परछाई को ही मोदी के खिलाफ खड़ा करने की एक नई सियासत कांग्रेस में बन रही है। और आजमगढ़ पहुंचे मुलायम भी बनारस में आजमगढ़ की हवा बहाने को तैयार है। तो संकेत साफ है, उम्मीदवार बनारस में ना खड़े हों, यह भी एक नए तरीके की बिसात है। मोदी के खिलाफ बनारस में दावेदारी हो या उम्मीदवारी, दोनों में कांग्रेस के नेताओं को सियासी रस नजर आ रहा है। लेकिन कांग्रेस आलाकमान पूरा वक्त ले रहा है कि कैसे बनारस में मोदी के सियासी रस को बेस्वाद कर दिया जाए। दिल्ली से कैमरामैन विनोद के साथ कुमार विक्रांत सिंह, आज तक। दरअसल बनारस एक ऐसी जगह है जहां पर गंगा किनारे कमोवेश हर राज्य, हर रजवाड़े का अपना अपना एक इमारत वहां पर मौजूद है। वहां जाइए, ठहरिए और गंगा स्नान कीजिए, लौट आइए। लेकिन बनारस एक ऐसी जगह है जहां के गंगा का पानी घर लाया नहीं जाता है। बनारस मुक्ति पर्व से जुड़ा है, इसलिए माना यह भी जा रहा है सियासी तौर पर बनारस किसे मुक्ति देगा, हर कोई इंतजार इसका कर रहा है। लेकिन बनारस से पहले की सियासत रैलियों के जरिए कितनी कटुता के साथ एक दूसरे को काट रही है, ये आज भी नजर आया। एक तरफ सोनिया तो दूसरी तरफ मोदी। क्या इस देश के अब 125 करोड़ नागरिकों को देशभक्ति के लिए सर्टिफिकेट आपसे लेना पड़ेगा? क्या इस देश के 125 करोड़ नागरिक, उनकी देशभक्ति की अग्नि परीक्षा आप करोगी? मैडम सोनिया जी, क्या हमें अब देशभक्ति का ट्यूशन लेने के लिए आपके पास आना पड़ेगा क्या? उन्हें तो सिर्फ प्रधानमंत्री की कुर्सी दिखाई दे रही है, इसीलिए गलत बयानी करके देश को गुमराह करना चाहते हैं, आपको गुमराह करना चाहते हैं। भाइयों और बहनों, देश का निर्माण वे करते हैं जिनके दिल साफ होते हैं, जिनमें जनता की सेवा के लिए समर्पण की भावना होती है। जिनके दिल नफरत से बड़े हो, वे देश नहीं बना सकते हैं। जो समाज में भेदभाव फैलाते हो, वे क्या देश का निर्माण कभी कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते हैं। तलखी और तेवर बराबर की है। सवाल देश निर्माण का नहीं, इस दौर में तो सियासी विध्वंस का है। शायद यही वजह है जो बात कही जा रही है वह चुनावी मैदान में नजर क्यों नहीं आती। और रायबरेली से कौन लड़ेगा चुनाव? उमा भारती इनकार कर रही है। कौन सा उम्मीदवार है? मोदी के खिलाफ कांग्रेस किसे खड़ा करेगी? क्यों खामोशी बरत रही है कांग्रेस? सारे सवाल है, एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। रायबरेली में 37 बरस पहले इंदिरा गांधी हारी थी, लेकिन रायबरेली में सोनिया गांधी हार सकती है, यह 2014 में कोई मानने को तैयार नहीं। इसीलिए रायबरेली में कोई कद्दावर नेता शहीद होना नहीं चाहता। बीजेपी की उमा भारती हो या आम आदमी पार्टी की शाजिया इल्मी, दोनों ने ही रायबरेली से कन्नी काटी। मैंने उनको ये निवेदन किया है कि मैं झांसी नहीं छोड़ सकती। अब रायबरेली के बारे में डिसीजन करना, ये अब उनका फैसला होगा। दिल्ली में ज्यादा मैंने, क्योंकि आरके पुरम से मैं लड़ी भी थी, तो मेरे ज्यादा जो है कनेक्शन यहीं पे थे, तो मैं दिल्ली से चाहती थी, और रायबरेली से तो मैंने हमेशा के लिए मना किया है। तो सवाल 3 है, क्या पीएम पद त्याग से बना सोनिया का कद आज भी हर कद पर भारी है? क्या सोनिया गांधी 2014 के चुनाव में महज एक प्रतीक है, क्योंकि दौड़ तो राहुल गांधी रहे हैं? और सोनिया गांधी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर हर किसी दल में है, क्योंकि सोनिया इस दौर में रेस में नहीं है। जबकि राजनाथ या मोदी को लेकर राजनीतिक दलों की बिसात बिल्कुल उलट है। ध्यान दे तो राजनाथ हो या नरेंद्र मोदी, सत्ता के लिए दोनों ही रेस में हैं, और दोनों को पता है कि लखनऊ या बनारस से जीत का मतलब दोनों नेताओं के लिए होगा क्या। जाहिर है दोनों का कद बढ़ेगा। इसीलिए मोदी के खिलाफ चुनावी गणित को ठोक बजाकर हर दल देख रहा है, और राजनाथ को हर दल अपने उम्मीदवारों के आसरे घेरने का प्रयास कर चुका है। लखनऊ में चुनावी हार जीत मुस्लिम और ब्राह्मण वोटरों पर ही टिकी है। 5 लाख से ज्यादा मुस्लिम वोटर लखनऊ में है, और तकरीबन 6 लाख ब्राह्मण वोटर लखनऊ में है। और राजनाथ के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने जैसे ही आज
जावेद जाफरी का नाम का ऐलान किया, वैसे ही कई सवाल सियासी तौर पर उठे। क्या आम आदमी पार्टी मुस्लिम वोटरों को अपने साथ देख रही है, इसीलिए जावेद जाफरी का नाम आया? वहीं बाकी तीनों दल ये मानकर बैठे थे कि मुस्लिम वोटर अगर उनके साथ आ जाएगा तो जीत उनकी होगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो या कांग्रेस, तीनों के उम्मीदवार ब्राह्मण हैं और किसी भी हालत में अगर मुस्लिम वोट बैंक उनके साथ जीतता है तो मुश्किल में राजनाथ आएंगे। ऐसे में राजनाथ के लिए क्या ये ऑक्सीजन का काम कर रहा है कि जावेद जाफरी मैदान में है? सवाल यह भी है, क्योंकि अगर ब्राह्मण वोटर बीजेपी से छिटका या राजनाथ से छिटका तो राजनाथ मुश्किल में पड़ जाएंगे, क्योंकि जातीय समीकरण के लिहाज से राजपूतों की तादाद लखनऊ में 80,000 से भी कम है। इससे ज्यादा तो पहाड़ी वोटर हैं जो रीता बहुगुणा के साथ खड़े हैं। ऐसे में ये पूरी बिसात हर उस राजनीतिक दल के आश्रय आकर नए समीकरण बना रही है जो राजनाथ को घेर भी रहे हैं, जबकि मोदी को लेकर बिल्कुल अलग मिजाज बनारस में बन रहा है। और ये बिसात कहीं न कहीं मोदी के खिलाफ केजरीवाल को एक नए और चौंकाने वाले उम्मीदवार के तौर पर सीधे टक्कर देते हुए नजर भी आने लगा है। इसका मतलब है कि 2014 का चुनाव तिकड़मों और कहीं ना कहीं रणनीति और कहीं ना कहीं एक ऐसी बिसात और चौसर के जरिए चल रहा है। कुछ छुपाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है वो नहीं है सच। मसलन दो नेताओं की बात सुनिए, दोनों के निशाने पर मोदी। इंडिया शाइनिंग, गुजरात मॉडल, ये वो, इससे भैया देश आगे नहीं जाने वाला है। देश जब आगे जाएगा जब आपके जो नेता हैं उनके दिलों में आदिवासियों का दर्द, गरीबों का दर्द, कमजोर लोगों का दर्द जाएगा, तब ये देश आगे बढ़ेगा। नेता देश को आगे नहीं बढ़ाता है। नरेंद्र मोदी जी की गुजरात सरकार ने कुछ महीने पहले केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी थी कि देश में गैस के दाम दुगने नहीं 4 गुने होने चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने चिट्ठी लिखी थी, ये नरेंद्र मोदी जी की चिट्ठी है, ये नरेंद्र मोदी जी की चिट्ठी है जिसमें लिखा है कि देश में गैस के दाम दुगने नहीं 4 गुने होने चाहिए। लेकिन परिस्थितियां बदल रही हैं, स्थितियां नई तरीके से गढ़ी जा रही है। मोदी के खिलाफ सबसे पहले इस देश में कौन खड़ा हुआ था? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार का इलाका नालंदा का इलाका है। आज वहां पहुंचे और अपनी ही जगह पर, अपनी ही जमीन पर हंगामा मच गया। पत्थर मारने लगे लोग, कहने लगे दरअसल सड़क नहीं बनाई है। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ गया। यह है चुनाव से पहले का जनता का राजनीतिक मिजाज। इसलिए इंतजार हर किसी को करना होगा जनादेश का।